Next it is terrorism financing. Now let's see the features of terrorism financing first of all. तो जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है इसकी दो डायमेंशन है। दो डायमेंशन कौन कौन सी हैं कि कोई स्पेसिफिक टेररिस्ट एक्शन करना है उसके लिए फंड्स की जरूरत है। मान लीजिए कि बॉम्ब को प्लांट करना है लोकल ट्रेन में, तो इस तरह के जो एक्शंस रहते हैं इनको सिग्निफिकेंट ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका एक्सटेंट देखते हुए हम कह सकते हैं इनको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस तरह के जो एक्टिविटीज़ रहती हैं यहाँ पर डिफरेंट जो लोग हैं डिफरेंट लोकेशंस पर वो बिलोंग करते हैं, डिफरेंट नेशंस में वो रहते हैं, एंड इसलिए फंड्स को मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है अक्रॉस दी लोकेशन, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जो फंड्स है वो मूव करते हैं। तो पहला केस क्या है कि जब हमें फंड्स चाहिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेररिस्ट एक्टिविटी एक्शन के लिए। सेकंड थिंग इज कि जो ये टेररिज्म एक्टिविटीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, इन एक्टिविटीज को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया गया है। ओके, एंड इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं इनको ज़्यादा जो अमाउंट है वो चाहिए होता है ताकि ये नए जो कैडर्स हैं उनको एनरोल कर पाएं, उनको ट्रेन कर पाएं, वेपन्स को ले सकें, अपना जो हथियार चाहिए वो ले सकें, नेटवर्क को बिल्टअप कर सकें, एक्टिविटीज़ को कर सकें, पब्लिकली जो नेटवर्क है उसको मोबिलाइज कर सकें। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए इनको ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेकेंड एस्पेक्ट है किसका, टेररिज्म का। एंड बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शो ये करती हैं कि वो लेजिटिमेट यानी कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड, चैरिटेबल एक्टिविटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो वहां से फंडिंग आ रही है वो कहां पर जा रही है, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है। नेक्स्ट इट इज फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स। एज आई टोल्ड यू कि अगर आप इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्ट के हिसाब से देखें तो आपको अमाउंट काफी कम चाहिए एज कंपेयर टू जितना किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। एंड ये फंडिंग के दौरान क्या रहता है कि एक पर्सनल लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर रेमिटेंस कर दी जाती है, यानी कि टारगेट डेस्टिनेशन पर रेमिटेंस की जाती है। एंड जो सोर्स ऑफ फंड होता है इस तरह के टेररिस्ट एक्ट के लिए बात करें वो कैश हो सकता है या फिर किसी आपके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा वहां से आप पैसे भेज सकते हैं। एंड ज्यादातर जो रेमिटर रहते हैं, बेनिफिशरीज रहते हैं, वो कौन, इनोसेंट लोग होते हैं, यानी कि कोई गरीब पर्सन है उसको लालच दे दिया कि आप ये पैसे भेज दीजिए एंड आपको हम 2000 दे देंगे या 1000 दे देंगे। तो जो इनोसेंट पर्सन है वो ज्यादातर क्या रहते हैं, रेमिटर एंड बेनिफिशियरी रहते हैं, जिनके थ्रू पैसा भेजा जाता है, जिनको ये अवेयर भी नहीं होता कि इस पर पैसे का किया क्या जाना है। ठीक है, तो कमीशन के बेस पर वो इन ट्रांजैक्शंस को कर देते हैं। एंड क्योंकि इस तरह की ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है वो काफी कम होती है तो इन्हें नोटिस करना, इन्हें पकड़ना काफी डिफिकल्ट रहता है। ओके, ये हम बात करें जब हम टेररिस्ट एक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट इट इज फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के तीन प्रिंसिपल सोर्सेज हैं। देयर आर 3 प्रिंसिपल सोर्सेज फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। फर्स्ट ऑफ इट इज स्टेट फाइनेंसिंग। ये तब होता है जब स्टेट स्पॉन्सरशिप हो टेररिज्म को। इस तरह के केसेस में स्पेशल एंटिटी को क्रिएट किया जाता है, यानी कि जो स्टेट है उसकी सपोर्ट के साथ, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहेगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी रहेगी, उसके साथ एक सेपरेट एंटिटी को खड़ा किया जाता है। एंड इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं उन्हें स्टेट से दूरी पर रखा जाता है। स्टेट पर दूरी रखने से मतलब है कि ओरिजिन का पता ना लगे। एंड टिपिकली वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं किसी चैरिटेबल एक्टिविटी में, किसी सोशल एक्टिविटी में लगी रहती हैं एक बड़े स्तर पर, एंड जो क्वांटम ऑफ फंड्स रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। एंड ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है डोनेशन के रूप में या फिर ग्रांट्स के रूप में रिसीव होता है। जैसे हम कहते हैं ना गुप्तदान आ गया, अगर 1000 करोड़ का कोई गुप्तदान आ रहा है तो इट मीन्स कि वहां पर जो इलिसिट मनी है, इलेजिटिमेट मनी है वो इन्वॉल्व है। ओके, सेकंड इट इज लेजिटिमेट मोड्स। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बनी हुई है एंड उनको कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में, डोनेशन की फॉर्म में, बिजनेस से, इंडिविजुअल से, चैरिटी फंड से, जो भी उन्होंने एक्टिविटी डिक्लेयर की हुई है उसके बेस पर उनको फंड मिल रहा है। तो स्टेट फाइनेंसिंग में एंड लेजिटिमेट मोड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्टेट फाइनेंसिंग में स्टेट की ऑर्गेनाइजेशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट से ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है, स्टेट से दूरी बनाई जाती है एंड फंडिंग की जाती है। लेजिटिमेट मोड में क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो क्रिएट की जाती है, यानी कि एक अपर बॉडी रहेगी जो देखने में लगेगा कि सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, चैरिटी का काम कर रही है। ठीक है, एंड उसे डोनेशंस आएंगे, फंड्स आएंगे, कंट्रीब्यूशंस आएंगी बिजनेस से, इंडिविजुअल से, चैरिटी फंड से। थर्ड जो यहां पर प्रिंसिपल सोर्स हो सकता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग का, दैट इज अ प्राइवेट फंडिंग, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू पैसा आप इकट्ठा करें। क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं, बैंक फ्रॉड कर सकते हैं, रॉबरी कर सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग कर सकते हैं,
एक्सटोर्शन हो सकती है, किडनैपिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें वो शामिल हो सकती हैं जिससे आप प्राइवेट फंडिंग यानी कि प्राइवेट तौर पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देन इट इज लर्निंग फॉर बैंकर्स इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो बैंक्स के लिए क्या सीखने वाली बात है यहां पर, यानी कि जो टेररिस्ट एक्ट के लिए पैसा रिमिट किया जाता है, एज आई टोल्ड यू, वो तो काफी नॉमिनल अमाउंट होता है। तो इस तरह के पैसे को फाइंड आउट करना, ट्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो ट्रैक करना इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को वो डिफरेंट रहता है, चैलेंज रहता है, क्योंकि अमाउंट जो रहता है वो काफी स्मॉल रहता है। लेकिन हाँ, ये जो बड़े अमाउंट इन्वॉल्व है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वहां पर अप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग की जा सकती है बैंक्स के द्वारा, जिसके थ्रू अगर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो कंसर्न्ड एजेंसी को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में एंगेज ऑर्गेनाइजेशंस उनको डिटेक्ट कर पाए। तो बैंक को इस तरह के एक्टिविटीज जो हैं उनको कंट्रोल भी करना है एंड उनको अवॉइड भी करना है, ताकि वो किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाएं जिससे जो उनका नेम है वो एसोसिएशन के साथ जुड़ जाए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाए या पर्संस के साथ जुड़ जाए, एंड जो ऑफिसर्स हैं या जो स्टाफ है वो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, जिससे बैंक की रेपुटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। नो नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द कॉमन सोर्सेज ऑफ इलीगल मनी। इलीगल मनी कौन सी हो सकती है, लेट्स लुक एट इट। तो डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो है कि आप जो बैंड ड्रग्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उनकी स्मगलिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है, एक्सटोर्शन हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, लोन शार्किंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गया, ठीक है, प्रोटेक्शन मनी होगी, एडल्ट्रेशन होगी, मिलावट हो गया, बैंक फ्रॉड हो गया, करप्शन हो गया, ये सभी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यानी कि सोच समझ कर की गई जो हरकत है, किया गया क्राइम है, वो इस सभी चीजें इसमें शामिल आ जाएंगी। स्लश फंड्स मेंटेन्ड बाय बिग कॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट इज स्लश फंड? स्लश फंड क्या रहता है? ब्लैक फंड रहता है, ऐसा फंड अकाउंट जिसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया, जिसे इलीगल पर्पसेस के लिए, करप्ट बेसिस के लिए, करप्ट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके पॉलिटिकल स्फीयर में। यानी कि ऐसा जो फंड रहता है वो हिडन रहता है, सेपरेटली मेंटेन रहता है, यानी कि जो पैसा है उससे सेपरेटली मेंटेन रहता है, एंड इलेजिटिमेट जो पर्पसेस है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्राइबरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिशियंस को पैसे दिए जा रहे हैं, बिग जो कॉर्पोरेशन है जो मेंटेन कर रही है वो इसमें शामिल हो सकती है। देन इट इज इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स। आप हथियार को इंटरनेशनल तौर पर गैर कानूनी रूप से इधर उधर स्मगल कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन रिसोर्सिस को ट्रैफिकिंग की जा रही है इंटरनेशनल वे में, वो हो गया, स्मगलिंग हो गई। ठीक है, वो भी क्या है, ये सभी सोर्सेज क्या है, इलीगल सोर्सेज हैं, इलीगल मनी सोर्सेज हैं। सेकंड इट इज टैक्स एविजन। तो बहुत पिछले सालों में, बहुत से सालों में जो टैक्स इविजन है, यानी कि टैक्स को चुराया जाना, वो भी बढ़ गया है। एंड इसकी जानकारी हमें कहां से पता लगती है? जो रिपोर्ट्स रहती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जो संदेह वाली ट्रांजैक्शन है, उनसे हमें पता लगता है इसके बारे में। क्योंकि जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है टैक्स की चोरी करने के लिए लीगल इनकम के ऊपर, वो सिमिलर चीजें हैं, दोज आर अडॉप्टेड बाय दी क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स के द्वारा अपनाई जाती हैं, जिससे वो अपनी इलीगल मनी को लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो सेम मॉडलिटी का इस्तेमाल किया जाता है यहां पर भी। लेकिन फिर भी कई कंट्रीज के अपने अपने जो हैं वो व्यूज हैं रिगार्डिंग कि जो टैक्स इवेजन है वो अलग चीज है, एंड वो कई उसको मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेते हैं, कई नहीं लेते हैं। तो दैट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। नेक्स्ट इज मेथड्स और मोड्स यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग। तो जो ज्वाइंट मनी लॉन्ड्रिंग स्टीयरिंग ग्रुप है, लंदन में है, जो उसने एक नंबर ऑफ टेक्निक्स को बताया जो कॉमनली इस्तेमाल की जाती है मनी लॉन्ड्रर्स के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वी विल लर्न अबाउट देम। सो फर्स्ट इट इज यूजिंग नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए, फर्स्ट इट इज डिपॉजिट, स्ट्रक्चरिंग और स्मर्फिंग। तो सबसे कॉमन तरीका क्या है कि पैसे को अपने फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराना है, वो है कि आप जो भी रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड अमाउंट है, रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड अमाउंट क्या है, मतलब कि जिस अमाउंट से नीचे आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, सॉरी जिस अमाउंट के ऊपर आप पर कार्रवाई हो सकती है, थ्रेशोल्ड अमाउंट से आप हमेशा नीचे रखेंगे। जैसे कि इंडिया में क्या है कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन है जो 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ता है, उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, जो क्रिमिनल माइंड होगा वो क्या करेगा, वो पैसे को जमा करवाएगा इन सच वे कि वो इस लिमिट को क्रॉस ना करे। सो हायर अमाउंट को हैंडल करने के लिए अगर आपके पास 10 करोड़ इलीगल मनी है, आपने उसको करना है, तो ये तो है नहीं आपकी 10 लाख से ऊपर जमा कर देंगे, सीधा 10 करोड़ जमा कर देंगे।
आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स ओपन होंगे, आपके यहाँ ओपन करवाएंगे, या रिश्तेदारों के अकाउंट्स होंगे, फैमिली मेंबर्स के अकाउंट होंगे, उन अकाउंट्स में आप थ्रेशोल्ड अमाउंट जितना है, यानी कि 10 लाख से कम कम अमाउंट हर कैसे में जमा करवा देंगे। दूसरा वेरिएंट क्या है यहाँ पर कि जो डिपॉजिट किया जाएगा ना, वो अनकनेक्टेड डिपॉजिटर्स के थ्रू किया जाएगा। एंड जो क्रिमिनल माइंड पर्सन है ना, वो इतना सोच के चलेगा कि अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स का करूंगा, अगर कोई दिक्कत पड़ती है तो मेरे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट चेक होंगे। तो वो क्या करेगा, अनकनेक्टेड पर्सन जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, उनके थ्रू पैसे जमा करवाएगा, उनके थ्रू पैसे ट्रांसफर करवाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो आपसे कोई लेना देना नहीं है उसको कुछ कमीशन दे देगा एंड उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराएगा। एंड ये जो पैसा रहता है जनरली दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है, यानी कि लेयरिंग इस तरह से चलती है। आपने प्लेसमेंट कर दिया, पैसा लेकर कैश के थ्रू आएंगे, तो एक तो कैश में लेके आएंगे, मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू थ्रेशोल्ड का आप कवर ना करते हुए करेंगे। दूसरा क्या है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट, 500, 1000, 10,000, 20,000, इतना नेग्लिजिबल अमाउंट कि किसी को पता भी ना लगे कि ये पैसा आ कहां से रहा है। ओके, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते, अगर आज की डेट में मैं किसी का पैसा 20,000 अपने अकाउंट में जमा कराऊं, 4-5 दिन बाद उसके पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, तो किसी को मुझ पर क्या शक होगा इस चीज के रिगार्डिंग। तो इसी तरह से चीज को यहां पर फॉलो किया जाता है, यानी कि ये फिलोसॉफिकल माइंड के रहते हैं लोग, जो ये सोचते हैं कि किस तरह से फिलॉसफी रहेगी, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरह से उनको चकमा देना है। तो इस तरह से मल्टीपल अकाउंट्स में से जो पैसा घूमता रहता है, हो सकता है कि किसी सी ऑफशोर बैंकिंग जो है वहां पर भी आपने पैसे ट्रांसफर किए हो, किसी और कंट्री में ट्रांसफर किए हो, ठीक है, ताकि पैसे का ओरिजिन का पता ना लगे। सेकंड चीज है, एक बार पैसा डाल दिया उसके बाद आप अकाउंट से उनके पैसे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो है, दैट इज मल्टीपल टीयर ऑफ अकाउंट्स। तो इस तरह की टेक्निक में क्या रहता है कि जो फंड्स हैं उनको मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ अकाउंट सेम रहेंगे लेकिन आप अमाउंट्स को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो आप फंड्स को ट्रांसफर करेंगे मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू, लेकिन डिफरेंट स्टेज के ऊपर। जैसे पहली स्टेज पे 2,000 जमा करा दिया या 1 लाख जमा करा दिया, दूसरी स्टेज पर आप 1 लाख जमा नहीं करवाएंगे, आप दूसरी स्टेज पर 40,000 जमा करवा दिया। ठीक है, एक तरह का अमाउंट नहीं रखेंगे। तो टेयरिंग करते हैं, आप मल्टीपल टीयर इकट्ठा करते हैं। आपने आज इस अकाउंट में पैसा डलवाया तो 2-4 अकाउंट में आपने पैसा डलवा दिया, एक में 10,000, एक में 5,000, 10,000, 20,000। ये डिफरेंट बैंक्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेम बैंक के भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी उसमें क्या किया था, एक ही पर्सन के 62 जो थे फेक अकाउंट से, एक ही बैंक में अकाउंट थे 52 अकाउंट्स, एंड अलग अलग नेम से गलत आईडी प्रूफ के साथ उसने अकाउंट ओपन किया था, इसके थ्रू करा था। अब तो खैर बहुत सी चीजें आ गई हैं जिससे हम उन चीजों से निपट सकते हैं। eKYC है, CKYC है, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट अभी। तो यहां पर क्या है, डिफरेंट अकाउंट्स में मल्टीपल स्टेजेस पे ऊपर डिफरेंट जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर किया जाता है। एंड कितनी स्प्लिट किया गया, कितनी बार स्प्लिटिंग की गई है, तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यानी कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्या रहता है कि आप स्प्लिट कर देते हैं, पहले इस अकाउंट में फिर इस अकाउंट में। ठीक है, आप इस तरह से टेयरिंग कर देते हैं कि यहां से पैसा इसमें आ रहा है, इस तरह आ रहा है। तो डिफरेंट क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अल्टीमेट गोल क्या है कि सिंगल जगह पर पैसा जाएगा ना, तभी तो पैसा यूज हो पाएगा। अगर मल्टीपल अकाउंट्स में रह जाएगा पैसा, फिर तो इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरह से आपके पास अकाउंट्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड ये जो ट्रायंगल है, जितना कॉम्प्लेक्स होगा स्ट्रक्चर, उतना ही ज्यादा उसको डिफिकल्ट होता रहता है ट्रेस करना। नेक्स्ट इट इज फनल अकाउंट्स। तो इस तरह के वेरिएंट में क्या रहता है, एक अकाउंट को आप ओपन करवाते हैं जिसमें आप काला धन जमा करवाएंगे, अपना इलेजिटमेट जो मनी है उसको जमा कराएंगे। एंड इस अकाउंट में भी आप थ्रेशोल्ड अमाउंट से, रिपोर्टिंग अमाउंट से कम पैसा जमा करेंगे। कह लीजिए कि इंडिया में ये जो लिमिट है 10 लाख की है, 10 लाख से ऊपर की आप रिपोर्ट भेजते हैं ना ईयरली बेसिस पर कि 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो थी उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो पैसा जमा करवा दिया, उसके बाद क्या करते हैं आप, डिस्टेंट लोकेशंस के ऊपर जो लोग हैं पैसा विड्रॉ करवा लेते हैं। नेक्स्ट इट इज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। कई बार क्या होता है कि कई अकाउंट्स में ना हैवी टर्नओवर शो करनी होती है, तो आप क्या करते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए एंड उसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड इक्वल अमाउंट की जो एंट्री थी वो ट्रांसफर कर दी, फिर से रेसिपिएंट ने फिर से ट्रांसफर कर दी। यानी कि सेंटर था जिसने टर्नओवर बड़ी हुई शो करनी थी, ये रेसिपिएंट है जिसके पास पैसे आए हैं, तो इसके पास पैसे है, इसने फिर से पैसे उसके पास भेज दिए, ठीक, ओरिजिनेटिंग अकाउंट में भेज दिए। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है रिपीटेडली रहती हैं, यानी कि एक दिन में कितनी बार होगी, यहाँ दिन में कई दिनों में कितनी बार होगी ट्रांजेक्शन, में मंथ में कितनी बार होगी ट्रांजेक्शन। तो सही पर्पज क्या रहता है ट्रांजेक्शन को करने का, कि उनको समझना डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन उसका कोई कमर्शियल या फिर इकोनॉमिक पर्पज नहीं रहेगा। आप सीसी अकाउंट्स में देखेंगे ना, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे टर्नओवर, उन्होंने बोगस टर्नओवर शो करनी है तो बिल्स कट करते रहेंगे,
चेक कट करके देते रहेंगे, कुछ दिन बाद फिर पैसे आ जाएंगे, उनको फिर कट करके दे देंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है कि हर केस में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो बोगस ट्रांजेक्शंस के लिए, बोगस अपनी टर्नओवर के लिए इस चीज को फॉलो करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस। जितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन डाली उतने अमाउंट की ट्रांजेक्शन फिर से डलवा लिए। देन इट इज बैंक ड्राफ्ट एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। पहले क्या रहता था कि आप कैश के ऊपर ना बैंक ड्राफ्ट इशू कर देते थे, ठीक है, या फिर मनी ऑर्डर है या फिर कैशियर चेक है, तो आप इस तरह से कर देते थे। उसमें क्या था, बड़ी दिक्कत रहती थी। आज की डेट में तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं। पहले क्या होता था, जो बैंक ड्राफ्ट आपका कुछ अमाउंट तक कैश करते थे, आज तक बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्वेश्चन लेते हैं कि कैश पेमेंट ना की जाए। इवन जो NEFT है या फिर RTGS है, एक लिमिट तक गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप कैश के बेस पर भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स जो है नॉर्मली उस चीज़ को फॉलो नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें जो ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो सकती है, किसी पर्सन का एलिजिटमेट जो मनी, इलिसिट मनी है, वो इन्वॉल्व हो सकती है। तो उस चीज़ को क्यों करना जहां पर क्वेश्चन है। तो जो बैंक ड्राफ्ट हैं, मनी ऑर्डर हैं, कैशियर चेक्स हैं, उन्हें कैश पर परचेज कर लिया जाता है। तो ये भी चीज़ें क्या रहती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज से हेल्पफुल रहती हैं, बिकॉज यहां पर एक रिस्पेक्टेबल बैंक का इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। लाइकवाइज हाइडिंग होगी ना, रियल आइडेंटिटी तो हाइड होगी। आपने बैंक ड्राफ्ट ले लिया काउंटर से, 20,000 रुपये दिए एंड 20,000 के बदले में आपने बैंक ड्राफ्ट ले लिया, एंड बैंक ड्राफ्ट ले लिया, जिस पर्सन को पैसे देने उसके नेम से ले लिया। अब यहां पर 20,000 तो छुपेगा, क्योंकि यहां पर तो बैंक का नाम ही आएगा ना। अब XYZ बैंक ने दिया है, तो कोई जब इस रिडीम कराएगा 20,000 को, तो कोई ये तो नहीं पूछेगा कि 20,000 कहाँ से है। सभी को पता कि बैंक में पैसा जमा करा, बैंक से पैसा लिए। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में हेल्पफुल रहती हैं। तो इससे लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज होती हैं, उनको अप्रोप्रिएट फंड्स एंड इनअप्रोप्रिएट फंड्स में डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट इट इज कैश डिपॉजिट्स फॉलोड बाय ट्रांसफर्स। जब ज्यादा बड़ा अमाउंट आपने लॉन्डर करना होता है ना, उस टाइम पर क्या कहते हैं कि आप ज्यादा अमाउंट अगर कैश जमा करवा भी देते हैं, मान लीजिए कोई ड्रग स्मगलिंग करता है, तो उसने स्मगलिंग की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसने क्राइम किया, तो पैसे भेजने हैं, तो क्या करेगा वो पैसे जमा करवाएगा, उसके बाद साथ के साथ क्या करेगा, ट्रांसफर करवा देगा दूसरी जुरिसडिक्शन में। यानी कि एक कंट्री में उसने पैसे यहाँ पर डाले, ठीक है, जैसे हमने इंपोर्ट के केस में देखा कि यहाँ ये चीज़ हो रही थी, हुआ क्या, यहाँ से इलीगल मनी उसके पास पड़ी है, इलीगल पैसा पड़ा उसके पास। अब यहाँ से जितना भी पैसा आया, उसने कहा कि 2 करोड़ का ना मेरा इंपोर्ट का काम है, तो उसने सभी पेज पूछ तैयार करवा के, अपने पेपर वाला डॉक्यूमेंट्स तैयारी करवा के ये शो कर दिया कि मैं इंपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन की है, इंपोर्ट के लिए की है। लेकिन जबकि ये इंपोर्ट के लिए हो नहीं रही है, यहाँ पर तो फ्रॉड हो रहा है। ये तो फ्रॉड से रिलेटेड हो गया ना। फ्रॉड किस तरह का हो गया, ये नहीं है कि बैंक का कोई मॉनेटरी लॉस हुआ, लेकिन आप इस तरह से सोचिए ना, इस पर्सन ने झूठ बोला कि इंपोर्ट इसने करवाया है, तो इंपोर्ट के लिए पैसे दे रहा है। तो फिलहाल के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर रहता है, ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर आपको लेना जरूरी होता है। अगर वहां पर डुप्लीकेसी होगी या आपने चेक नहीं किया, नेग्लिजेंस रह गई है, तो यहां पर तो ये चीज हो ही जाएगी ना। फिर ये पैसे यहां से इंपोर्ट का कैसे यहां से रेमिटेंस कर देगा कि इसने इंपोर्ट करवाया था, उसके बदले में एक्सपोर्टर को पैसे भेज रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं जो यहां पर कवर्ड अप रहती हैं। एंड मोर ओवर क्या रहता है, यहां पर आप एक कंट्री में बैठे हैं, आप यहां पर इंडिया में हैं, इंडिया से आपने किसी ऐसी कंट्री में पैसे रेमिट कर दिए जहां पर लीगल कार्रवाई इंडिया कर ही नहीं सकता। तो वहां पर अगर इस पर्सन ने रेमिटेंस कर दी है, लीगल कार्रवाई कोई कर नहीं सकता है, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना। तो इसने पैसे भेज दिए, पैसे यहाँ से निकल गए हैं, एंड साथ के साथ इसके पकड़े जाने का, जिस पर्सन ने रेमिटेंस करवाई है उसके पकड़े जाने का भी जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि रेमिटेंस की जो ट्रांजेक्शन की है वो उसे वेरीफाई करना कई जगह पर डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट इट इज कनेक्टेड अकाउंट्स, जो एक और तरीका है जो इस्तेमाल किया जाता है कि रिलेटिव्स के अकाउंट में, एसोसिएट्स के अकाउंट में, या फिर और पर्सन्स के अकाउंट में जो क्रिमिनल के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डाटा को बेनामी अकाउंट्स। बेनामी अकाउंट्स यानी कि अपने नाम में पैसे नहीं रखे। अगर गलत काम एक्स पर्सन ने किया, इसको पता है मैं तो पकड़ा जाऊंगा, ये अपने खाते में पैसे नहीं रखेगा, ये रखेगा अपनी फैमिली के नेम में, अपने दूर के रिश्तेदारों के नेम में, अपने फ्रेंड्स के नेम में, रिलेटिव्स के नेम में, ठीक है। यानी कि पैसा इसने रख दिया, इसने एक परसेंटेज फिक्स कर दिया, यार 1 करोड़ आपके अकाउंट में जमा करवा दिए, आप 20 लाख ले लेना, 80 लाख मेरा, ठीक है। तो यहां पर इसने पैसे तो जमा करवा दिए ना, इलीगल मनी इसकी तो जमा होगी, 20% के लिए होगी, 30% के लिए होगी, जितने के लिए भी जमा होगी। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, चाहे वो इलीगल मनी आप कह लीजिए कि टैक्स इवेजन तो था ही उसमें, जो लोगों ने कन्वर्जन करवाया है, तो वहां पर भी यही चीज थी ना कि उन्होंने अपने वर्कर्स को लगा दिया जो उनके साथ काम कर रहे थे, अपनी फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, कुछ करवा दिया। तो ये क्या रहता है, कनेक्टेड अकाउंट्स रहता है, जो बेनामी अकाउंट्स है जिनका पता ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्या रहता है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सर्विसेज का, जैसे कि लॉयर्स हैं, ताकि जो
ना तो वो अकाउंट को ओपन करेंगे ना ऑपरेट करेंगे, उनके आइडेंटिटी क्या रहेगी, रियल आइडेंटिटी तो हिडन रहेगी ऑनर की, तो वहाँ पर फंड्स जमा करवा दी जाते हैं। साथ के साथ शेल कंपनीज का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिनको फर्जीवाड़े के लिए ही ओपन किया गया है, बोगस के लिए काम के लिए ओपन किया गया, शेल कंपनीज, उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये भी ज़्यादातर किसी और ज्यूरिसडिक्शन में ओपन की जाती हैं, सेम जगह पर, सेम लॉ के अंडर नहीं ओपन की जाती, दूसरी जगह पर। अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो ये किसी और कंट्री में रहेंगी, ऑफशोर इनकॉर्पोरेशन हो सकती हैं, ठीक है, एजेंसीज हो सकती हैं जो इसमें डील कर रही हो सकती हैं। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं इनको कंबाइन करके लेयरिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की। ये नहीं रहता कि एक ही टेक्निक को आप रिपीट करते रहते हैं, एक टेक्निक की फिर दूसरी टेक्निक में चला गया, जैसे इसने यहाँ पर अपने रिलेटिव के अकाउंट में डाले, रिलेटिव ने ऑफशोर में डाल दी, रेमिटेंस करवा दी, रेमिटेंस वाले ने किसी और कंट्री में रेमिटेंस करवा दी, फिर वहीं पर लोकल घूमते रहे, फिर वहां से फिर और कहीं पर रेमिटेंस हो गई, फर्दर किसी और कंपनी में बिजनेस में आ गया, ठीक है, वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट करके गेन शो कर दिया, फिर से पैसे वापस इधर आ गए, फिर से इस पर्सन के अकाउंट में पैसे आ गए, या कहीं भी जो लोकेशन पे भेजने थे वहां पैसे भेज दिए। तो इस तरह से लेयरिंग रहती है एंड इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है कि कई बार इनको ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इट इज फ्रंट कंपनीज। अब फ्रंट कंपनीज क्या होती हैं? फ्रंट कंपनीज वो कंपनीज हैं जो किसी तरह का गुड्स को सेल कर रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, एंड उनका जो बिजनेस का टर्नओवर है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि वो कैश में इतना ज़्यादा डील कर रही हैं कि अगर वो अपने साथ जो डर्टी मनी है उसको मिला भी लें तो भी कुछ पता नहीं लगेगा। तो इस तरह की एक्टिविटी ऐसी कौन सी हैं यहाँ एंटिटीज? बैंक्स भी इसी का पार्ट है, बैंक्स हो गए, कैसीनोज हो गए, ब्रोकरेज फर्म्स होगी, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसीनो का एग्जांपल ले लीजिए। कैसीनो में अगर किसी पर्सन ने पैसे अपने लगाकर वहां पर जुआ खेला तो उसे ये थोड़ा कहा जाएगा कि अपना पैन कार्ड शो करो। ठीक है, इंडिया में मे भी रूल हो सकता है कि आपको पैसा शो करना पड़ेगा, लेकिन हर कंट्री का तो रूल नहीं है ना। अगर आप लॉस वेगास में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर मे भी ये रूल ना हो कि आप वहां पर कैसीनो में जाकर पैसा खर्च करें, चाहे वहां पर आप $2 मिलियन का गैम्बलिंग कर लीजिए, तो कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरह से क्या है, आप इस तरह की जगह से अपने जो ब्लैक मनी उसे व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। लाइकवाइज पर्सन है गैम्बल करने के लिए किसी कैसीनो में गया, इसने $1 मिलियन की पेशकश रखी, किसके सामने? ऑनर के सामने। इसको बोला $1 मिलियन में से 80% मेरे, 20% आपकी कमीशन। तो ये क्यों नहीं करेगा? इसने कहना कि इस पर्सन ने पैसे लगाए थे इतने एंड इसका जो बेनिफिट हुआ एंड ये पर्सन जीत गया। टिकट ही क्रिएट करनी है, ना, तो वो हो जाएगा डाटा। तो इस तरह के तरीके जो है यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पर लोग फॉल्स नेम के साथ रजिस्टर करवाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इस तरह की चीज़ों को फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट इट इज लेजिटिमेट अकाउंट्स। तो हो सकता है इंडिविजुअल के नंबर ऑफ अकाउंट्स हो डिफरेंट बैंक्स के साथ। ये सिंपल सी बात है कि अकाउंट्स होते हैं, एक बैंक में आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अकाउंट को आप बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड जो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप सैलरीज हैं या फिर जो बेनिफिट्स है वो पे कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक यूज के लिए आप उसमें से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर चेक पेमेंट के लिए कर रहे हैं। तो टेररिस्ट जो है ऐसे एग्जिस्टिंग अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल्स का, जो उनके साथ कनेक्टेड ही नहीं है, एंड इनको वो क्या टर्म करते हैं? मनी म्यूल्स। दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड मनी म्यूल्स, जो एक कमीशन के पार्ट के लिए, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि इसके खाते में पैसा आएगा, अब पर्सन ए है, इसको बोला कि तेरे खाते में 1 लाख जमा करवाएंगे, 1 लाख में से 80,000 जो है वो पे कर दिया जाएगा, 90,000 जो है वो पे कर दिया जाएगा, आगे ट्रांसफर कर देना है, 20,000 तुम्हारा। तो किसी को इसके ऊपर क्या शक होगा? ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड मनी म्यूल्स। स्मर्फ भी कहते हैं इसे, जो फंड्स को ट्रांसफर कराने के लिए अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाता है।